लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज एरे। अब एरे के अंदर हमने जो चीजें देखी थी वो ये था कि एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है, सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच लूप, या फिर हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख के भी प्रिंट करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एरे के डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास में 2 कंसेप्ट अवेलेबल है। एक है स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके एरे को क्रिएट करना और दूसरा तरीका है एरे कंस्ट्रक्टर को यूज करके एरे क्रिएट करना। अब जो कंसेप्ट हमने वन डायमेंशनल एरे के केस में इम्प्लीमेंट किया है, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट हम टू डायमेंशनल एरे के केस में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने एरे कंस्ट्रक्टर को यूज करके टू डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स का कंसेप्ट है, हम उसको यूज करके भी टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम सी की बात करते हैं या सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, फिर हमारे एरे का नाम आता है और फिर आते हैं हमारे पास में पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जहाँ पे हम रो और कॉलम जैसा कुछ स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो ये तो हमारे पास में सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके जो हमारा एरे का डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा अलग है। हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें यहाँ पे var कीवर्ड की हेल्प से हमारा वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके बाद इक्वल्स टू फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास में पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट आता है, वो कहलाता है हमारा टू डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे जो हमारा आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो हमारा मेन रो हो जाएगा, जैसे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स या 2 इंडेक्स। अब वहां पे अगर हमें 0 इंडेक्स पे और कलेक्शन ऐड करना है, 1 इंडेक्स पे और कलेक्शन ऐड करना है, तो इस मेन आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड स्क्वायर ब्रैकेट्स को मेंशन कर सकते हैं, तो टू डायमेंशनल एरे हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे अलग है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अब कैसे इंप्लीमेंट होता है उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, var q is equals to। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया है और ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरा क्लोज है। आउटर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इनर स्क्वायर ब्रैकेट्स को काम में लेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स को हम इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स रखेंगे तो क्या होगा, हमारा एक ब्लैंक एरे क्रिएट हो जाएगा। फिर यूजर से इनपुट लेके हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्यू एरे के 0 इंडेक्स पे मैंने 4 एलिमेंट स्टोर करवाए हैं, 7, 2, 6 and 9 followed by a comma। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 3 एलिमेंट स्टोर करवाए हैं, 3, 4 and 8 followed by a comma। और लास्ट सेकंड इंडेक्स पे मैंने 6, 9, 3, 60 and 5 5 एलिमेंट स्टोर करवाए। अब जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास में सी की तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कॉलम का जो काउंट है, कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है, हम एक इंडेक्स पे एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वो सेम होना चाहिए, 3/3, 4/4, कुछ इस तरीके के मेथड्स होने चाहिए। यहाँ पे हम चाहें तो रो के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका काउंट अलग हो सकता है, और वो जो कंसेप्ट है वो कहलाता है जैक्ड एरे। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो उस तरीके की फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 4 एलिमेंट्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 एलिमेंट्स है और सेकंड इंडेक्स पे मैंने 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया। अब सिंपली इसे प्रिंट करवाने के लिए मैंने फॉर ईच या फिर फॉर ऑफ लूप को काम में लिया है। सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से, डेटा इन एरे इज, और उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिखा है फॉर रो ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्यू एरे जो है उसके अंदर एक एक इंडेक्स पे जो डेटा है, एक एक वैल्यू एरे में से निकल के आती है और हमारे काउंटर वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती है। अब 0 इंडेक्स पे यहाँ पे हमारे पास में पूरा एरे प्रेजेंट है, तो ये पूरा एरे इस रो नाम के वेरिएबल के अंदर आके असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फिर से इस सारे एलिमेंट्स पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बार फॉर ऑफ लूप को काम में लिया है और यहाँ पे लिखा है कॉल ऑफ रो। तो अब यहाँ पे रो के अंदर जितना भी डेटा आया है, यानी कि 0 इंडेक्स का जो पूरा एरे यहाँ पे निकल के आया है, उसमें से एक एक एलिमेंट इस कॉल वेरिएबल के अंदर आएगा, जिसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से प्रिंट करवा लिया है। अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूसली आने चाहिए, एक टैब का स्पेस वहां पर आना चाहिए और फिर मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह मैंने वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करवा दिया है एनवीएसपी के साथ भी। यहाँ पे 4 बार मैंने एनवीएसपी लिखा है एंड 1 टैब इज इक्वल्स टू 4 स्पेसेस होता है जनरली, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 स्पेस प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे एक एक करके सारे एलिमेंट्स 0 इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट है वो रो के अंदर मैंने असाइन करवाया।
और फिर रो की हेल्प से सारे एलिमेंट कॉल के अंदर असाइन करवाए। एक एक करके सारा डेटा प्रिंट होगा, जीरो इंडेक्स के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। इस लूप की वर्किंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैंने br टैग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट और टाइप की हेल्प से मेंशन किया, मतलब कर्सर आ जाएगा हमारी नेक्स्ट लाइन पे। फिर यहाँ पे क्योंकि इस फॉर ईच के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। तो क्यू एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जितना भी डेटा है वो आ जाएगा इस रो नाम के वेरिएबल के अंदर, और फिर इस रो पे हमने फिर से लूपिंग इंप्लीमेंट करी है और एक एक करके डेटा आएगा हमारे कॉल वेरिएबल के अंदर, जिसे मैंने प्रिंट करवाया अगेन followed by one tab का space and br tag, and same process will go for the last part as well। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाने के 3 तरीके, फॉर ईच मैंने इम्प्लीमेंट किया है, आप सिंपल फॉर लूप को भी काम में ले सकते हो, और अगर चाहो तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप क्यू भी मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे पूरे एरे को एक साथ प्रिंट नहीं करवा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रो जो है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड सारा डेटा आ जाए। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर लूप चला के भी वर्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो इस कॉल वाले लूप को स्किप कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट क्या होगा, हमें यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय, यहाँ पे मैंने रो वेरिएबल का नाम लिखा। तो इस क्यू के जीरो इंडेक्स पे जो पूरा एरे है वो एक साथ प्रिंट होगा, फिर br टैग की हेल्प से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर फर्स्ट इंडेक्स का जो डेटा है वो एक साथ प्रिंट होगा, फिर br टैग की हेल्प से नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे। फिर सेकंड इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा, फिर से br टैग की हेल्प से नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे। तो एक साथ आपको पूरा डेटा प्रिंट करवाना है, या हर एक इंडेक्स का डेटा एक साथ प्रिंट करवाना है, या हर एक एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करवाना है, इट्स टोटली अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड द फॉर्मेटिंग। बाकी हम चाहें तो किसी भी तरीके से प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो एक बार अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखें तो देखिए, सबसे पहले एक मैसेज आया है डेटा इन एरे इज, फिर जीरो इंडेक्स के सारे एलिमेंट, फिर फर्स्ट इंडेक्स के सारे एलिमेंट, और फिर सेकंड इंडेक्स के सारे एलिमेंट। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा था और एक हमने अभी कवर किया है। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? Now, moving on to the next example, अब ये भी हमारा 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड ही है, लेकिन अब हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके वर्किंग इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं। लास्ट 2 एग्जांपल्स जो हमने कवर किए हैं वहाँ पे हमने एरे कंस्ट्रक्ट को यूज करके एरे क्रिएट किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके एरे क्रिएट। दोनों चीजों में हमने यहाँ पे खुद से एरे का साइज डिक्लेयर किया है और एलिमेंट असाइन करवाए। अब यूजर से इनपुट लेके काम होने वाला है और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू भी काम में लेने वाली हूँ। तो देखिए, सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, हेड, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरे क्रिएट करना है, तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू एरे लिखते हैं व्हिच इज आवर कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैं सिंपली न्यू एरे लिखूंगी और एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दूंगी तो वो तो साइज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ साइज नहीं देना, मुझे यहाँ पे उस एरे के अंदर और सब एरेज क्रिएट करने हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो var q is equals to न्यू एरे, जिसके अंदर मैंने न्यू एरे 3, न्यू एरे 3 एंड न्यू एरे 3 मेंशन किया। मतलब इस क्यू के अंदर टोटल 3 इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स पर फिर से एक एरे मैंने क्रिएट किया है जो अपने अंदर 3 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 3 3 3 दिया है तो चीजें फिक्स हैं, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। आपको चेंज करना है, 3 4 3 आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो, 3 4 5 करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम भी पास करते हो। यूजर से इनपुट लेना है कि बताओ आपको रो का काउंट कितना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉलम का काउंट कितना चाहिए, तो वो वेरिएबल का नाम भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो कंप्लीटली यूजर डिपेंडेंट भी हमारा एरे जो है वो क्रिएट हो सकता है। इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे 3/3 का एरे क्रिएट किया। अब यहाँ पर जितने भी वर्किंग है वो मैं सिंपल फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे हर एक इंडेक्स के लिए, यहाँ पे जो मेरा रो है उसके लिए रो वेरिएबल क्रिएट किया है और कॉलम वाली जो मेरी वैल्यूज आएंगे उनके लिए कॉल वेरिएबल। तो क्यू के इंडेक्सेस को अगर मुझे ट्रैवर्स करना है, यानी कि ये एरे या फिर ये एरे, तो हम दो को काम में लेंगे। अब इन हर एक एरे के एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करना है तो मैं कॉल वेरिएबल को काम में लूंगी। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, फॉर रो इज इक्वल्स टू 0,
रो इज लेस देन q डॉट लेंथ। अब अभी यहाँ पर मैंने खुद से एरे का साइज डिसाइड किया है, 3 सब एरेज बनाए हैं, तो मैं डायरेक्टली लेस देन 3 भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर ये यूजर डिपेंडेंट होता तो फिर वहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितना साइज देना है, तो इसलिए q डॉट लेंथ को यूज करना बेटर ऑप्शन माना जाता है। जितना भी इसका टोटल काउंट होगा उससे लेस देन हमारा लूप चलेगा, यानी कि 0 से 2 तक का लूप चलेगा एंड रो प्लस प्लस। अब यहाँ पे इन मेन इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स करने के बाद फर्दर मुझे यहाँ पे और एलिमेंट से जितना इनपुट लेना है, तो एक और लूप फॉर कॉल इज इक्वल्स टू 0 कॉल लेस देन q ऑफ रो डॉट लेंथ। सबसे पहले जब हमारा लूप चलेगा तो रो की वैल्यू 0 होगी, तो q के 0 इंडेक्स की कितनी लेंथ है, ये रहा साइज, इसकी लेंथ 3। सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो q के फर्स्ट इंडेक्स की कितनी लेंथ है और q के सेकेंड इंडेक्स की कितनी लेंथ है। तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स जो हमने क्रिएट किया है अगर उसकी लेंथ अलग अलग भी है तो भी यहाँ पे लेंथ हमारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग काम होगा, फॉलोड बाय कॉल प्लस प्लस। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एक एरे है, उस पे फर्दर हमें इनपुट लेना है, तो q ऑफ रो विच मीन्स 0 एंड q ऑफ कॉल 0 1 2 तीन वैल्यूज होंगी, तो 0 0 0 1 एंड 0 2 पे हम इनपुट लेंगे, फिर रो का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इट बिकम्स 1। हर एक आउटर लूप के लिए इनर लूप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, तो फर्स्ट रो के लिए फिर से सेम 3 बार लूप चलेगा, तो 1 0 1 1 और 1 2। फिर से रो का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2, कॉल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो 2 0 2 1 एंड 2 2। इस तरीके से यहाँ पे एरे का असाइनमेंट चलेगा। अब यहाँ पर मुझे जो एरे क्रिएट करना है वो है मेरे पास में इंटीजर टाइप का एरे, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट को काम में लेते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट एंटर एन इंटीजर कॉमा, मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करी है दैट इज 10। तो अगर यूजर यहाँ पे कोई सही वैल्यू इनपुट करता है तो ठीक है, वरना वो इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करके भी काम कर सकता है। अब दोनों केसेस में रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, तो पार्सिंग की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट किया और हर एक इंडेक्स पे मैंने असाइनमेंट करवा दिया। तो ये तो है हमारा इनपुट का लूप। अब सिमिलरली मुझे अगर डेटा को प्रिंट करवाना है तो हम सेम लूप को भी काम में ले सकते हैं, सिंपल फॉर लूप या फिर फॉर ईच को। तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा इन एरे इज एंड br टैग फॉर रो ऑफ क्यू के अंदर जितना भी डेटा है हर एक इंडेक्स के हम ट्रैवर्स से करेंगे और एक इंडेक्स की वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी इस रो वेरिएबल के अंदर, यानी कि 0 इंडेक्स का जो कंप्लीट एरे है वो आके हो जाएंगे इसके अंदर स्टोर। अब तीनों एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट नहीं करवाना, अलग अलग प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रिंट करवाना। तो फॉर कॉल ऑफ रो, अब रो के अंदर जो एलिमेंट्स है यानी कि 0 इंडेक्स का जो पूरा एरे है उस एरे पे स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रैवर्सिंग होगी और एक एक करके एलिमेंट आएगा इस कॉल नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने प्रिंट करवाया है और कंबाइन करवा दिया है 4 MBSP यानी कि एक टैब स्पेस के साथ में। तो पूरा 0 इंडेक्स का डेटा टैब स्पेस से सेपरेट होके प्रिंट होगा। एक रो कंप्लीट हो गई, एक इंडेक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय br, फिर रो के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स का सारा डेटा रो के अंदर और फिर हमने इस रो पे ट्रैवर्सिंग करी तो फर्स्ट रो का सारा डेटा टैब से सेपरेट होके प्रिंट हो जाए, फिर से br टैग एंड सेम प्रोसेस विल गो फॉर सेकंड इंडेक्स एज वेल। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे इनपुट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू रहने दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डेटा को चेंज कर रही हूँ, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू, उसके बाद मैंने यहाँ पे 57 असाइन करवाया है और फिर 100 असाइन करवाया। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 जगह डिफॉल्ट वैल्यू को रहने दिया, दैट इज ये वाले इंडेक्सेस और यहाँ पे इंडेक्सेस, और बाकी सब जगह मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दी। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके कुछ इस तरीके से आपको एरे क्रिएट करना है। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ये एग्जाम्पल? So this was all about the 2-dimensional array declaration और उसकी प्रिंटिंग। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास में आई गेस ये ऑप्शन नहीं होता है, लाइक इन सी एंड C++। जावा के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास में कुछ चीजें होती हैं,
तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है हमारे पास में। जब भी हम एरे पे कुछ भी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आपको एक एरे क्रिएट करना है, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट किया होगा फर्स्ट ईयर, एक एरे का इनपुट लो, फिर पोजिशन का इनपुट लो, या जो उस पोजिशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको डिलीट करवाओ, या फिर उस पोजिशन पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाओ। तो लूप चलाना पड़ता था, फिर एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, फिर नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ता था। डिलीशन के केस में भी लूप चला के उस एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, तो एलिमेंट हट जाता था, कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस। तो उन सारे प्रोसेस को इजी तरीके से हम परफॉर्म कर सके, उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है और प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एरे, या 4 मेथड्स ऑफ एरे। तो किसी भी तरीके का कोई भी मेथड जो भी आपको याद रहे आपको मेंशन कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे मेथड्स कवर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, हेड, टाइटल, बॉडी टैग को स्टार्ट किया है और स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेके एरे क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ वर्किंग बतानी है, तो मैंने डायरेक्टली एरे खुद ही क्रिएट कर दिया। ए नाम का मैंने एक एरे क्रिएट किया है यूजिंग var कीवर्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन भी करवा दिया। 10 और 45 इसके अंदर दो वैल्यूज मैंने असाइन करवा दिए। अब एरे को प्रिंट करवाना हो तो हर बार लूप चलाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली एरे वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 10 और 45 कॉमा से सेपरेट होके हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, फॉलोड बाय br टैग। अब यहाँ पर इस एरे के अंदर मुझे लास्ट में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अगर हम C++ के कंसेप्ट की बात करें तो क्योंकि हमने एरे का साइज यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरे के साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर नए एलिमेंट को वहां पर जाके असाइन करवाना पड़ेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में कंसेप्ट बहुत इजी है। यहाँ पे सारी चीजें डायनामिकली काम करती हैं। जिस तरीके का एलिमेंट आएगा उस तरीके की वैल्यू, जितने एलिमेंट आएंगे उस तरीके का कलेक्शन हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर हमें साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। इंटरनली साइज जो है वो इंक्रीज भी होगा और वैल्यू जो है वो असाइन भी हो जाएगी। तो इस एरे को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे काम में लिया है एरे के साथ में पुश मेथड। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट अगर हम काम में लेते हैं, किसी भी तरीके का वेरिएबल अगर हम काम में लेते हैं और उसके प्रॉपर्टीज या उसके मेथड्स को हमें काम में लेना है, तो आता है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर। तो एरे के साथ में मुझे वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है। एरे है मेरा ए नाम का, तो ए डॉट और फंक्शन जो मैंने काम में लिया है दैट इज पुश। अब पुश यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने स्टैक के साथ में कवर किया है। हमेशा जो भी हमारा कलेक्शन होता है उसके लास्ट में जाके ये एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे पुश फंक्शन क्या करेगा, 45 के बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स है, लास्ट जो पोजीशन है हमारी, वहां पे जाके ये इंसर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा तो कोई एम्प्टी स्पेस मैंने छोड़ी ही नहीं है, तो साइज इंक्रीज होगा और फिर 94 वहां पे जाके असाइन हो जाएगा। अब एक्चुअली में वर्किंग हुई भी या नहीं, उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से ए एरे को प्रिंट करवा लिया और br टैग भी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा, तो कर्सर नेक्स्ट टाइम। अब स्टैक के अंदर हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक वैल्यू या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इस फंक्शन को पास करनी है। तो ए डॉट पुश मैंने यहाँ पे लिखी है अब 3 वैल्यूज, -45, स्काई एंड 67। तो 94 के बाद में -45 जाके असाइन हो जाएगा, देन स्काई असाइन होगा, देन 67 असाइन होगा। जिस सीक्वेंस में वैल्यूज आपने स्पेसिफाई की हैं उस सीक्वेंस में सारा डेटा जाके असाइन हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे सिंपली उस एरे ए को प्रिंट करवा लिया। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास में दैट इज पॉप फंक्शन। अब पॉप की वर्किंग भी आप सब लोग को पता है, लास्ट से जो एलिमेंट है उसको रिमूव करके रिटर्न करने का ये काम करता है। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट मैं रिमूव करवा रही हूँ, मुझे उसको यूज करके कोई वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करवानी, इसलिए मैंने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया। आप चाहो तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रिटर्न हो रहा है आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हो और फिर प्रिंट करवा लो कि जो एलिमेंट मैंने रिमूव किया है वो ये। यहाँ पे मुझे वो वाला पार्ट नहीं करवाना तो मैंने वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, सिंपली लिखा a डॉट पॉप। तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न तो होगी पर उसे क्योंकि हमने असाइन नहीं करवाया कहीं पे तो वो लॉस हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट क्या है,
67, तो 67 हमारे एरे में से यहाँ पे रिमूव होके रिटर्न होगा। और उसके बाद मैंने ए एरे को प्रिंट करवा लिया है, तो जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये तो है हमारे पास में फर्स्ट 2 फंक्शंस, जहाँ पे हमने एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट भी किया है और डिलीट भी किया है यूजिंग पुश एंड पॉप। जितनी भी वर्किंग है वो वर्किंग हुई है एट द एंड ऑफ एरे। तो इतना पार्ट हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एरे क्रिएट किया था और उसे प्रिंट करवाया था, फिर 94 को पुश करवाया, फिर प्रिंट करवाया, फिर 3 एलिमेंट्स को पुश करवाया और प्रिंट करवाया, फिर पॉप की हेल्प से 67 को रिमूव हुआ, लास्ट एलिमेंट जो भी है वो रिमूव होगा और बाकी एरे को मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे आप पुश पॉप वाली वर्किंग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमें इंडेक्सेस को या एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली हमारा काम हो जाए। आई होप फर्स्ट 2 फंक्शंस सबको क्लियर हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, जो कि है हमारे पास में अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट बुक की जो वर्किंग है एग्जैक्टली में अनशिफ्ट और शिफ्ट की भी वही वर्किंग है। अनशिफ्ट एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का काम करेगा और जो शिफ्ट है हमारे पास में वो एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? देखिए, पुश और पॉप जो है वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एंड ऑफ द एरे से इंसर्ट और रिमूव करने का काम करते हैं। लेकिन अनशिफ्ट और शिफ्ट जो है वो एरे के बिगिनिंग पे काम करते हैं, यानी कि 0 इंडेक्स पे काम करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अनशिफ्ट को काम में लिया है, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके इंसर्ट होगा? बिगिनिंग ऑफ द एरे पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे। अब जस्ट बिकॉज मैंने 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करवाया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू ओवरराइट होगी। यहाँ पे जो पुराने एलिमेंट्स हैं वो एक एक इंडेक्स से आगे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर नई वैल्यू 0 इंडेक्स पे जाके असाइन होगी। तो बिगिनिंग में अगर हमें यहाँ पे एरे में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है तो हम अनशिफ्ट फंक्शन को काम में लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने इस एरे ए को प्रिंट करवा लिया। अब क्योंकि मैंने ये सारा पार्ट कमेंट कर दिया है, तो मेरे पास में ओरिजिनल एरे सिर्फ यही है, 2 एलिमेंट्स का। अब इस 2 एलिमेंट्स पे अनशिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि 0 पे अजमेर, 1 इंडेक्स पे 10 और 2 इंडेक्स पे 45, ये हमारा आउटपुट आएगा। अब पुश की ही तरह अगर हमें अनशिफ्ट की हेल्प से मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है तो a डॉट अनशिफ्ट रेन कॉमा 34 मैंने पास किया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 इंडेक्सेस की शिफ्टिंग होगी। अजमेर से लेके 45 तक की वैल्यू जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। 0 इंडेक्स पे रेन आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे 34 आ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे अजमेर, थर्ड इंडेक्स पे 10 और फोर्थ इंडेक्स पे 45, कुछ इस तरीके का असाइनमेंट होगा। और फिर मैंने उस एरे को प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पे जो वर्किंग हमारे पास से पॉप की है वही वर्किंग शिफ्ट की, एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न करना। लेकिन एलिमेंट कहाँ से रिमूव होगा? बिगिनिंग ऑफ द एरे, यानी कि 0 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट हमारा ये था, तो अब ये हमारे एरे में से रिमूव हो जाएगा और बाकी हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इतने पार्ट को अगर हम एग्जीक्यूट करवा के देखें तो देखिए, सबसे पहले तो वही एरे है क्रिएट करके जो प्रिंट करवाया, फिर अनशिफ्ट की हेल्प से अजमेर को इंसर्ट करवाया, फिर वापस से अनशिफ्ट की हेल्प से रेन और 34 को इंसर्ट करवाया, फिर शिफ्ट की हेल्प से एलिमेंट को रिमूव किया, तो ये हमारा 34 जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। पुश, पॉप, अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट 4 मेथड्स थे। आगे और भी बहुत सारे मेथड्स है, पर इनमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो।